और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बहराइच से अनिरुद्ध मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं स्टेट हेड लखनऊ से राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, बहराइच हिंसा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें दो आरोपी जो है उनके पैरों में गोली लगी है, सरफराज और तालिब, जिनके एनकाउंटर में जो है ये लोग घायल बताए जा रहे हैं। और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गोपाल मिश्रा के हत्यारों को पुलिस ने आज 5 को गिरफ्तार कर लिया था। तो वही आज जो मुख्य आरोपी थे वो थाना नानपारा क्षेत्र के हाड़ा बसेरी क्षेत्र के बॉर्डर एरिया नेपाल से भागने की नेपाल फिराक में थे। तभी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उनको पैर पे गोली मारी, जिससे वो एनकाउंटर किया और फिर उनको लाए। वो दोनों घायल है और घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल लाया जा रहा है। और यहाँ पे जिला अस्पताल में काफी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए सुरक्षा बल बढ़ाई गई है। एडिशनल एसपी कप्तान और आरआरएफ की फोर्स लगाई गई है। मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस तरीके से मुख्य आरोपियों पर पैर पर गोली मारी गई है, वो घायल हुए हैं। घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। तो वहीं पहले सीएससी ले जाया गया था, जहाँ पे उनकी मरम्मत हुई थी और उन्हें अभी गोली के स्पॉट जो अंदर थे, अभी उनको बाहर निकालने के लिए, उनका ऑपरेशन करने के लिए उन्हें जिला अस्पताल में लाया जा रहा है, जहाँ पे सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए आरआरएफ की फोर्स और काफी पुलिस बल मौजूद है। ये मुख्य आरोपी थे जो राम गोपाल मिश्रा की हत्या में मूर्ति विसर्जन के दिन जिस पर फायरिंग किए थे और उसकी हत्या हुई थी, उसमें ये संदिग्ध मुख्य आरोपी थे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब काफी सुरक्षा बल और सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भारी पुलिस फोर्स के घेरे में जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। जी चलिए, इसी बीच राघवेंद्र प्रताप सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और वही कहीं ना कहीं होते हुए भी दिख रहा है। और बहराइच हिंसा मामले में जो 2 आरोपी नेपाल भागने की जो है फिराक में थे, उन्हें जो है गोली लगी है और वो घायल हुए हैं। जिस तरीके से जो कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो करके भी दिखाते हैं। बिल्कुल निशा, 13 तारीख को जिस तरह से ये घटना घटी और राम गोपाल मिश्रा जो दुर्गा पूजा विसर्जन में जा रहे थे, जो झंडा उखाड़ते हुए देखे गए थे, गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहराइच पुलिस और बहराइच जिला प्रशासन कि जिस तरह से मुखदर्शक बनी रही, बाद में जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बहराइच की हुई, उसको देखते हुए बहराइच पुलिस के लिए और जिला प्रशासन के लिए भी एक कठिन चुनौती बन गया था ये पूरा प्रकरण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद जिस तरह से उन्होंने मीटिंग का दौर रखा और स्पष्ट निर्देश भी जारी किए और कड़ा संदेश देते हुए कि एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। और उसी के बाद से जिस तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और इसके अलावा डीजीपी प्रशांत कुमार भी इतने सक्रिय दिखे और बहराइच में अमिताभ यश का उतरना, लगातार वहां गश्त करना और जिस तरह से पेट्रोलिंग उन्होंने किया, अपराधियों की धरपकड़ के लिए रणनीति जो बनाई, उसी का फल है कि पहले सरफराज और तालिम को आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन लोगों की निशानदेही पे जब उस जगह पे लाया गया जहाँ पे गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी, वहाँ पे रखे हुए असलहे से पुलिस पे फायरिंग हुई और उसके बाद से जवाबी कार्रवाई में पुलिस के तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें इन दोनों के पैर में गोली लगी है। और अगर बयान की बात करें तो जिस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान आया है कि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब देखना होगा कि दोनों की कंडीशन आगे क्या रहती है। हालांकि वर्तमान में उनका इलाज कराया जा रहा है और 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है नानपारा क्षेत्र से, जिस तरह से इन दोनों को गिरफ्तार की पुलिस। और जी ठीक है, चलिए, इसी बीच 3 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको जो है चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। तो देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी सरफराज गोली मारते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर आरोपी सरफराज गोली मारते हुए जो है इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। और दूसरी तस्वीर गोपाल मिश्रा को जब गोली लगी थी, राम गोपाल मिश्रा को जब गोली लगी थी उस समय की तस्वीर है। और अगली तस्वीर आरोपियों का एनकाउंटर जब हुआ उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे। तो ये 3 तस्वीरें, पहली जहां पर आरोपी सरफराज जो कि राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या की गई थी उसमें जो शामिल था,
उसका जो आरोपी है उसे उसकी गोली मारते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस सर्कल में भी आप देख सकते हैं, जो सर्कल है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो सरफराज है वो गोली मार रहा है। वो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और अगली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं रामगोपाल मिश्रा की। रामगोपाल मिश्रा ये वही व्यक्ति है जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हुआ था उस दौरान जब रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी, तब की ये तस्वीरें हैं। और इसी के साथ अगली तस्वीर आरोपी का एनकाउंटर होने के बाद की अगली तस्वीरें हैं। और चलिए इसी बीच राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। दंगा फैलाने का षड्यंत्र रच रहे थे, उनके खिलाफ कानून कठोरता से कार्रवाई कर रहा है। और जो लोग भी पुलिस के साथ मुठभेड़ करने का दुस्साहस करेंगे, पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करेंगे, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। जो दंगाई तत्व है, जो वांछित अपराधी है, वो कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना और आत्मसमर्पण की बात जो है बीजेपी प्रवक्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें भी आपको दिखाई और इसी के साथ लगातार मेरे सहयोगी भी जो है मेरे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से बात कर ली जाए इन आरोपियों के पास जो है कई हथियार भी जो है बरामद किए गए हैं। तो जैसा कि जो रेखा जी, जो उसमें गोली जब चली कर रहा था उसमें जैसे कि पीएम रिपोर्ट में सीएमओ साहब ने बताया कि उन्हें रक्त ज्यादा गिरने से उनकी मौत हो गई। तो जिस तरह से प्लानिंग थी, उनके पास अवैध तमंचे भी होंगे, अवैध असले होंगे जिससे उन्होंने गोली मारी, जिससे रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये देखने को पाया कि वो अवैध तमंचों से भी संपर्क साधे हुए थे और उनके पास काफी मात्रा में अवैध तमंचा रहा होगा, तभी इस तरीके से जानते उन्होंने फायरिंग की। और इस को लेकर जिस तरीके से पुलिस उनकी जांच में जुटी हुई है और मुख्य आरोपी को उन्होंने धर दबोचा है और उससे मुठभेड़ की, वो भागने की फिराक में मुठभेड़ हुई जिसमें वो फायरिंग हुई और भागने के दौरान उनके पैर पे गोली लगी, जिनकी उनको घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उस तरीके से लगता है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग रही होगी। चलिए ठीक है, स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप भी जो है लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से बात कर ली जाए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि सरकार जो है फर्जी एनकाउंटर करा रही है। निशा, बेशक अजय राय का बयान आया है कि सरकार द्वारा फर्जी एनकाउंटर कराए जा रहे हैं, लेकिन मार्च 2017 के बाद से अगर प्रदेश के एनकाउंटर को हम देखें और दूसरी तरफ संगठित अपराध में जिस तरह से कमी आई है उसको देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो बुलडोजर नीति है और इसके अलावा जो एनकाउंटर था वो प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए कहीं न कहीं से बहुत महत्वपूर्ण कारक की भूमिका में दिखाई दिया। एनकाउंटर होने का एक जो सबसे बड़ा फायदा मिला कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम की बात कर लें हम, चाहे मुरादाबाद की, रामपुर की, पीलीभीत की, बिजनौर की, बुलंदशहर की, ये जो एक गलियारा था संगठित अपराध जहाँ पे होते थे, या पूर्वांचल की बात कर लें, हम मऊ की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, देवरिया की कर लें, या अन्य जो जिले हैं हम गाजीपुर की बात कर लें, चंदौली की बात कर लें, जिस तरह से संगठित अपराध देखने को मिलता था, एनकाउंटर ही एक महत्वपूर्ण कारक था जिससे संगठित अपराध में कमी देखने को मिली। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ एनकाउंटर पे विपक्षी पार्टियों द्वारा ऐसा सवाल उठाया जाता है और खास करके एक माइनॉरिटीज के खास वर्ग का अगर एनकाउंटर होता है उस पर विपक्ष बहुत ही बढ़ चढ़कर उस एनकाउंटर पर सवालिया निशान लगाता है क्योंकि उसको अपने वोट बैंक की भी चिंता रहती है। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार को इस बात पे ध्यान जरूर रखना चाहिए, एनकाउंटर जो भी हो पुलिस प्रशासन को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक भी निर्दोष एनकाउंटर में न मारे जाएं। और जहां तक मुझे लगता है कि सरकार और पुलिस द्वारा इसका ध्यान रखा भी जाता होगा। हालांकि एसटीएफ की तरफ से जो भी बयान आए हैं अब तक एनकाउंटर को लेकर, उनका स्पष्ट कहना है कि पुलिस जाति धर्म मजहब देकर एनकाउंटर नहीं करती है, बल्कि अपराध में जिनकी संलिप्तता है, जो अपराधी बन गए हैं, जो समाज के लिए नासूर हो गए हैं, उन्हीं का एनकाउंटर पुलिस प्रशासन द्वारा होता है, एसटीएफ द्वारा होता है। अगर उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, भागने की कोशिश की तो एनकाउंटर होते हैं। तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार और एसटीएफ और पुलिस का काम है जवाब देना, लेकिन एनकाउंटर से फायदा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदेश को मिला है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट मंशा है कि अपराध के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है,
हमको 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनानी है, हमको महिलाओं को सुरक्षित रखना है, यहाँ के आम नागरिकों को सुरक्षित रखना है। और उस सुरक्षित रखने की कड़ी में ही एसटीएफ द्वारा ये एनकाउंटर किए गए। अब अजय राय का जो बयान है, अगर उन्हें लगता है कि एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो एनकाउंटर देखे गए हैं उस एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर को सही करने में काफी मदद मिली हुई है। ठीक है अनिरुद्ध, वहीं अगर बात कर ली जाए, अब जो ये 2 आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, इन दोनों आरोपियों पर एनएसए की भी बात की जा रही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात की जा रही है कि इन दोनों पर ये जो है एक्ट लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल, इनके ऊपर ये जो इसमें भागनी नेपाल के फिराक में थे, इनका एक जो भाई है वो जो नेपाल में काम करता है और वो अपने घर से बेदखल है। नेपाल तो उसके पिता ने बेदखल भी कर दिया, लेकिन वो अपने भाई के साथ नेपाल निकलना चाहते थे जिससे वो सुरक्षित बच सके। लेकिन इधर पुलिस और एसटीएफ की टीम उन पर जब लगातार निगरानी कर रही थी, तो वहीं कल एक बीती रात में उनके ऊपर एक राजू चौराहा से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं आज 2 को मुठभेड़ हुई और दोनों गिरफ्तार कर गोली चलाई, फायरिंग किया गया। जो भाग रहे थे तो उनके पैर घायल हुए। तो जहां उनकी सुरक्षा और उसकी बात करें तो जिला अस्पताल सुरक्षा दृष्टि से उनको घेरे में लेकर जिला अस्पताल लाई है और उनके इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। ठीक है राघवेंद्र, देखिए वही सवाल आपके पास लाते हुए एनएसए की बात जो है कही जा रही है, एसपी ने कहा है, बहराइच के एसपी द्वारा कहा गया है कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा जाएगा। अब जरा इसे समझते हैं किस तरीके से जो है इसे देख रहे हैं आप, क्योंकि ये तब लगता है जब ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा बनता जा रहा है, तब इस कंडीशन में जो है पुलिस जो होती है वो उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, और जब कोई व्यक्ति खतरा जो है देश के लिए बनता है तब उस कंडीशन में जो है एनएसए लगाया जाता है। बिल्कुल निशा, अगर दिन दहाड़े किसी की हत्या करने में कोई शामिल हो, अगर अवैध हथियारों का जखीरा उसके पास पाया जाता हो, तो एनएसए लगने जैसे कानून की कहीं न कहीं से स्पष्ट पुष्टि होती है कि इस व्यक्ति पे एनएसए लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप अवैध असलहों को अपने घरों में रखते हैं और दिन दहाड़े किसी की हत्या, जैसे कानून हाथ में लेना किसी के लिए समझदारी नहीं होता और वो नियम संगत भी नहीं होता। अगर कहीं से मूर्ति विसर्जन के समय इस तरह की बात सामने आई कि यहाँ से पत्थरबाजी हो रही है और अगर कोई व्यक्ति झंडा आपका हटाने चला गया, तो वो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते और नीचे पुलिस थी तो पुलिस के द्वारा आप उसको गिरफ्तार करा सकते थे। लेकिन अगर आपके घरों में, आपके छतों पे अवैध असलहों का जखीरा मिले, आप हत्या में लिप्त हैं, तो अन्य आपकी गतिविधि, आपकी एक्टिविटी को एसटीएफ द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा जांच करके वेरीफाई करके एनएसए की कार्रवाई उनके ऊपर की जा सकती है।